हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। उसी चैप्टर को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे अब। ठीक है, कुछ डिजीज़ के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। अब उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, जैसा आप सभी को ध्यान होगा कि लास्ट क्लास में हमने मलेरिया का स्ट्रक्चर देखा था, ये वाला, और इसके बारे में जाना था। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे चैप्टर में, तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, प्रोटोजोअल, हाँ, प्रोटोजोनल डिजीजेस। ठीक है ना, तो इसमें आ जाती है एक अमीबाइसिस। ठीक है, जिसको हम अमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं। जो जिसके लिए जो पैथोजन है वो कौन है, आपका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, जिसकी वजह से ये डिजीज होती है। इसमें कुछ कॉमन सिम्टम्स रहते हैं। ठीक है, ये भी लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है, और जो प्रॉब्लम कॉज होती है वो कौन कौन सी होती है, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज हो जाएगा, एब्डोमिनल पेट दर्द की क्रैम्प्स वगैरह पड़ेंगे। जो स्टूल पास होगा उसमें क्या होता है, एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसमें हाउस फ्लाई भी एक मैकेनिकल कैरियर की तरह काम करती है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। ठीक है, डिजीज के होने का कारण क्या है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम हेलमिंथीस में। तो नेक्स्ट आ जाती है आपके एस्केरियासिस। ठीक है, एस्केरिस जैसे हमने पहले भी पढ़ा था एस्केरिस के बारे में, आपने डायग्राम भी देखा होगा शायद उसका। ठीक है, एस्केरिस कॉमन राउंड वर्म भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ये भी इंटेस्टाइन में रहता है। ठीक है, ये भी एक पैरासाइट की तरह काम करता है। ठीक है, इसमें भी क्या हो जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, मस्कुलर पेन, फीवर, अनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पासेस, ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। कहने का मतलब क्या होता है, इसमें कि नंबर बढ़ जाएंगे। क्या होता है, करके किसी की इंटेस्टाइन में चला गया है एस्केरिस, तो वहाँ पर ये ग्रो करना शुरू होगा, डिवाइड करना शुरू होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ वर्म्स बढ़ जाते हैं, बहुत सारे वर्म्स हो जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, अब नंबर वर्म्स के नंबर बढ़ जाएंगे, तो क्या होगा, उससे जो इंटेस्टाइनल पासेज है उसमें दिक्कत आएगी, रास्ता क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि पूरी जो इंटेस्टाइन है उसमें कीड़े भर जाते हैं छोटे छोटे से, यानी कि एस्केरिस भर जाते हैं। तो अगर आप किसी जिसको ये दिक्कत है, ठीक है, जिसको ये प्रॉब्लम है, एस्केरियासिस हुआ है, अगर आप उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन को कट करके देखेंगे तो उसके अंदर आपको बहुत सारे वर्म्स नज़र आएंगे। ठीक है, ठीक है, सैकड़ों में। ठीक है, इसके रिप्रोडक्टिव रेट के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड रहेगा, तो ये क्या कर देते हैं, आपके इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, और उस वजह से क्या होता है, उस इंसान को बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, एक्स ऑफ द पैरासाइट एक्सक्रीटेड अलोंग विद द फीसेस। तो अभी सीधी सी बात है कि जो फीसेज है यानी कि जो मलमूत्र है उसमें इसके एग्स रिलीज होते हैं। ठीक है, और अब एग्स रिलीज होंगे तो जाहिर सी बात है, अगर वो वाटर जिस जगह पर एग्स रिलीज हुए हैं, तो अभी तो खैर वॉशरूम्स का इस्तेमाल होता है, शौचालय वगैरह बन चुके हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि वो जो गंदा पानी है, अगर उस पानी का यूज़, उस पानी की वजह से क्या है, सॉइल वाटर या प्लांट, इन सब चीज़ों में क्या है, वो चले जाएं, किसी वजह से खाने में आ जाएं, तो फिर क्या कर सकते हैं, वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अब एग्स जो होते हैं ना, उनकी शेल थोड़ी हार्ड होती है, तो एसिड, जो स्टमक का एसिड है उसमें भी वो जल्दी से डाइजेस्ट हो नहीं पाते, नहीं ब्रेक हो पाते हैं। ठीक है, ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जो फल सब्जियां वगैरह हैं इनको अच्छे से धुल के खाना चाहिए, और खाने से पहले, खाने के बाद हाथ अच्छी तरीके से धोने चाहिए। उसका कारण ही ये रहता है, ठीक है, क्योंकि क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें नज़र नहीं आती नेकेड आइज से। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका एलिफेंटियासिस, हाथी पाँव भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, फिलारियासिस बोलते हैं इसको, जो इसका जो कारण है वो है वुकेरेरिया, वुकेरेरिया ब्रैंकोफ्टी या वुकेरेरिया मालाई। ठीक है, क्योंकि फिलारियासिस बोलते हैं तो इसको फिलारियल वर्म की वजह से होती है, इसीलिए इसको फिलारियासिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जो जो भी जिस जगह पर ये डिजीज़ हुई है खासकर, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, स्पेशली जो लोअर लिम्स होते हैं उनकी जो जो लोअर लिम्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है, जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, ठीक है, उनमें ये दिक्कत देखने को मिलती है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाता है और ये लंबे समय तक भी रहता है। ठीक है, जेनेटल ऑर्गन्स भी इससे अफेक्टेड रहते हैं। ठीक है, रिजल्टिंग इन ग्रॉस डिफॉर्मिटीज़। तो आपने देखा होगा कि अगर जिस इंसान को कोई बीमारी होती है, उसका जो पैर है, एक पैर तो नॉर्मल रहेगा, जो दूसरा पैर है उसका साइज़ कैसा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, क्योंकि साइज़ बड़ा हो जाता है, इसी वजह से उसको
एलिफेंटियासिस बोला जाता है, ठीक है। हाथी पाँव जैसा हो जाता है ना उसका जो पैर का स्ट्रक्चर है। अभी हम उसका पिक्चर भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी, ठीक है। ठीक है, ट्रांसमिटेड टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट ऑफ द फीमेल मॉस्किटो। तो यहाँ पर भी जो रोल है वो किसका है, फीमेल्स का है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे जहाँ पर भी, चाहे वो जो फीमेल्स हैं, दीज आर द रिस्पॉन्सिबल, ठीक है ना। तो फीमेल ही इन्वॉल्व है इसमें, चाहे वो आपके क्यूलेक्स हो, ठीक है, चाहे वो एनाफिलीज हो, ठीक है, चाहे वो एडीज हो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या, तीनों जगह पर क्या है, एनाफिलीज जो है वो मलेरिया कॉज कराती है, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है। फीमेल एनाफिलीज के कट करने से क्या हो जाता है आपका, मलेरिया, ठीक है ना। तो जो मलेरिया है वो किससे हो रहा है, फीमेल एनाफिलीज से, ठीक है ना। और अगर वहीं डेंगू की मैं बात करूँ तो वो किससे होता है आपका, फीमेल एडीज से, ठीक है। और वहीं अगर मैं फिलारियासिस या एलिफेंटियासिस की बात करी तो यहाँ पर भी कौन इन्वॉल्व है, आपकी फीमेल क्यूलेक्स मच्छर, ठीक है। तो ये क्या करती है, ट्रांसमिटेड टू द हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट बाय द फीमेल मॉस्किटो, मेनली क्यूलेक्स, ठीक है। हाँ, ये जो पिक्चर है ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर देख सकते हैं ना, ये लेग का साइज, ये वाला जैसे पैर जो है ये क्या आपका नॉर्मल है, लेकिन ये क्या आपका इन्फ्लेमेटेड है, ठीक है। तो इसका जो पैर का साइज है वो क्या हो गया, चेंज हो गया है, ठीक है ना। तो इस पैर में क्या हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गई है, ठीक है। इस वजह से इसका साइज कैसा हो गया, डिफरेंट हो गया, चेंज हो गया। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, हाथी पाँव, क्योंकि साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अब दूसरा आ जाता है आपका रिंग वॉर्म, ठीक है। इस तरीके का आपको दिखाई देगा, दाद टाइप का कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये रिंगवर्म क्या है, एक्चुअल में दिस इज अ फंगल इन्फेक्शन टाइप का हो जाता है, ये एक इन्फेक्शन है। पैथोजन है इसमें आपके माइक्रोस्पोरम, ठीक है, ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन, ठीक है, ये है इसमें। तो इसमें होता है क्या है, ये कॉमनली इन्फेक्शियस डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, मेनली जो स्किन है वो कैसे ड्राई स्किली लेसन देखने को मिल जाते हैं आपको बॉडी में, आपके स्किन पे, ठीक है। और ये उन जगहों पर होती है जहाँ पर जो फोल्ड्स रहते हैं स्किन के, कहने का मतलब क्या है, जो ऐसी जगह रहेंगी जहाँ पर जल्दी से एयर नहीं पहुँच पाती है, ठीक है ना। जैसे बिटवीन द टोज, उंगलियों के बीच में, ठीक है ना। तो जहाँ पर भी जैसे गर्दन है तो गर्दन के कुछ फोल्ड्स ऐसे जहाँ पर स्किन फोल्ड रहती है, तो उन जगहों पर क्या होता है, ये जल्दी से फैलती है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जहाँ पर हीट और मॉइस्चर ट्रैप हो जाता है, तो ये क्या है आपका, हीट और मॉइस्चर क्या करता है, इस फंगी को हेल्प करता है ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो ये कहाँ रहता है, मेनली स्किन के फोल्ड्स में, जहाँ पर भी स्किन किसी लूज पड़ी हुई है या ढकी हुई है, ठीक है ना। और ये होता है किस वजह से, जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम द सॉइल और बाय यूजिंग टॉवल्स, क्लोथ्स और इवन द कॉम्स ऑफ इन्फेक्शन, हाँ, ठीक है। अगर आप किसी पर्सन के साथ रह रहे हैं और उसको ये रिंगवर्म हुए हैं, फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, अगर आप उसका टॉवल यूज़ करते हैं, उसके कपड़े यूज़ कर रहे हैं, या फिर इवन कॉम तक भी अगर आप उसकी यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत बहुत चांसेस हैं कि ये आपको भी हो जाए, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन पर, ठीक है। देखो, कोई भी बीमारी होती है, सबसे पहले तो हमें अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखनी होती है। अगर आपको बीमारियों से बचना है, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन या किसी भी चीज़ों से बचना है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखें, ठीक है, ठीक है ना। अब साफ़ सफाई का ध्यान रखने से क्या है कि भाई टाइमली नहाना है, ठीक है। पानी जो पी रहे हैं आप, साफ़ पानी पिएं, ठीक है। जो फल सब्जियां, खाना वगैरह जो भी खा रहे हैं अच्छे से कुकड हो, फल सब्जियां अच्छे से धुली हुई हों, साफ़ हों, जो एक्सक्रीटा है उसका भी प्रॉपर डिस्पोजल हो। तो ये सारी चीज़ें क्या हो, साफ़ सुथरी हो। जिस पूल्स में आप नहाने जा रहे हैं वो पूल्स भी ठीक होने चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको कुल मिला के साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं एयरबॉर्न डिजीज़ के ऊपर, ठीक है। अगर एयरबॉर्न डिजीज़ है, जैसे निमोनिया है या कॉमन कोल्ड है, इस तरीके की कोई डिजीज़ है, तो वहाँ पे हमें क्या करना होगा कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे हमें थोड़ा सा दूरी बना के रखनी पड़ेगी, यानी कि आप क्लोज कांटेक्ट उसके साथ ना ही रखें तो ही बेहतर है, ठीक है, वरना वो बीमारी फैल सकती है, ठीक है। और जैसे भी हमने कहा था कि जो इस तरीके की बीमारियां होती हैं वो कैसे हो जाती हैं, जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स, जैसे स्नीजिंग के थ्रू, कफिंग के थ्रू, समय पर क्या होता है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स पड़ती हैं उससे ये फैलती है, ठीक है। अब जैसे मलेरिया या फिलारियासिस की हम बात कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या करा जा सकता है भाई, एलिमिनेट वैक्टर्स एंड ब्रीडिंग प्लेसेस, यानी कि वो प्लेसेस जहाँ पर मच्छर रहते हैं, ग्रो करते हैं, ब्रीड करते हैं, ठीक है।
हम सभी जानते हैं, अब जैसे डेंगू की बात होती है, डेंगू का मच्छर साफ पानी में ग्रो करता है, हम जानते हैं इस चीज़ को। तो कहने का मतलब क्या, वो ऐसी जगह हैं जहाँ पर भी पानी जमा होता है, मच्छर पैदा होते हैं, सबसे पहले उन जगहों को क्या करना है, हमें खाली करना है, ठीक है ना। ठीक है, जो भी आपके कूलर्स हैं घर पे जो हम यूज़ करते हैं गर्मियों में, तो उनकी भी क्लीनिंग करनी है, पानी भरा हुआ नहीं रखना है, उसमें मॉस्किटो नेट्स का प्रयोग करना है, जब मच्छरदानी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, गैम्बुशिया एक फ़िश होती है जिसको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ये इसको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये क्या करती है, जो लार्वा रहती है मॉस्किटो के उनको खाती है, तो वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे डीडीटी वगैरह का इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है ना। ठीक है, खिड़की दरवाजे जो हम हैं घरों में, उनमें जालियाँ लगा सकते हैं ताकि मच्छर ना आए। ठीक है ना। ठीक है, तो चिकनगुनिया, डेंगू, इन सब चीज़ों से बचने के लिए प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है, इन सब चीज़ों का हमें क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें क्या करना है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ठीक है, तो इसमें आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर, माल्ट, NaCO और अल्फा इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन है आपके पास ABCD, यानी कि A का थर्ड, B का फोर्थ, C का सेकंड, D का 1। तो ये ऑप्शंस है। ठीक है, तो इसमें आएगा ऑप्शन NaCO, इसका होता है 8, तो आप यहाँ पे देख लीजिए C का सेकंड वाला फर्स्ट है, तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कम्प्लीटली क्यूरेबल व्हेन डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। कहने का मतलब है कि इनमें से कौन सी STD ऐसी है जिसको अगर जो अर्ली स्टेज में अगर डिटेक्ट हो गई तो उसको कम्प्लीटली क्योर किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आ जाती है आपकी गोनोरिया। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डज नॉट सर्व द पर्पज ऑफ अर्ली डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज फॉर इट्स अर्ली ट्रीटमेंट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इनमें से कौन सी ऐसी टेक्निक है जो अर्ली डायग्नोस के लिए यूज़ नहीं होती। ठीक है, कोई डिजीज़ है उसके अर्ली डायग्नोसिस के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते उसको। ठीक है ना, तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंटेस है, ये है RDT हो गया, पॉलीमरेज हो गया। हाँ, सीरम एंड यूरिन एनालिसिस को कह सकते हैं, क्योंकि ये तो हम बाद में करते हैं ना। नेक्स्ट है आपका, मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाय। मैलिग्नेंट मलेरिया किससे होता है। ठीक है, तो अभी हमने कहा था कि जो मैलिग्नेंट मलेरिया होता है वो कैसा होता है, थोड़ा डेंजरस टाइप का मलेरिया होता है ना। तो ये मैंने आपको लिखाया भी था इसमें, फैल्सिपेरम। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है आपका, द फंजाई कॉजिंग रिंगवर्म डिजीज आर। ठीक है, मैक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन। ठीक है, तीनों इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब ऑल दी अबव। ठीक है, ठीक है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब आ जाते हैं इम्यूनिटी के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले तो हम समझेंगे इम्यूनिटी होती क्या है। ठीक है, किसी इंसान की इम्यूनिटी कमज़ोर है, हम कहते हैं ना कि इसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो उसको जल्दी बीमारी हो गई। कोई इंसान क्या हो जाता है, थोड़ा सा ठंड में जाता है, जुकाम खांसी लग जाता है, किसी को नहीं जल्दी लगता। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, हम कहते हैं कि इसकी इम्यूनिटी वीक है या इसकी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो हर जो बॉडी है इंसान की, ठीक है, उसकी एक एबिलिटी होती है किसी भी डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंट की। ठीक है ना, कि डिफेंड कर पाए वो अपने आप को। तो इम्यूनिटी हम किसको कहते हैं, द बॉडीज एबिलिटी टू डिफेंड अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, तो यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज फैलाते हैं, कॉज करते हैं, उनसे लड़ने की जो हमारी शरीर की क्षमता होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, कि हमारी बॉडी कितना लड़ पा रही है। ठीक है, ठीक है ना, कि हम कितना लड़ पा रहे हैं उससे, हमारा शरीर कितना सक्षम है उससे लड़ने के लिए। ठीक है, अब अगर हम इम्यूनिटी की बात करें तो इसमें दो तरीके की इम्यूनिटी आती है, एक आती है आपकी इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी की आती है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट, इन्नेट का मतलब होता है बर्थ से, जन्मजात हो, जो जन्मजात कह सकते हैं हम इसको, सिंस बर्थ, सिंस बर्थ, जो जन्मजात है, जब हम पैदा हुए हैं तब से आई है हमारे पास। ठीक है, दूसरा हमने क्या बोला, ये नॉन स्पेसिफिक है, नॉन स्पेसिफिक, प्रेजेंट एट बर्थ इंक्लूड्स बैरियर्स। ठीक है, अभी इनके मतलब समझेंगे हम। नॉन स्पेसिफिक का मतलब हो गया कि यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि वो किस तरीके का डिफेंस हमें देगी, मतलब वो बैक्टीरिया से लड़ रही है, वायरस से लड़ रही है, कोई पर्टिकुलर डिजीज से लड़ रही है, ऐसा नहीं है।
ठीक है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब है इनेट इम्यूनिटी उस तरीके की इम्यूनिटी होती है जो किसी भी प्रकार के पैथोजन से लड़ सकती है, ठीक है, इसीलिए उसको हम नॉन स्पेसिफिक बोलते हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार का जो डिफेंस दे दे हमें, ठीक है, ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए ही होगा, ऐसा नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई पैथोजन एंटर करता है तो उसको एक किल करने में सक्षम है, इसीलिए हम इसको इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं, इनबिल्ट होती है, ठीक है, जन्म से प्रेजेंट है, सिंस बर्थ, जन्मजात है, ठीक है। दूसरी आ जाती है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब ही होता है जब हम उसे बाहर से लेते हैं, ठीक है, बाहर से लेने का इन द सेंस या तो किसी वैक्सीन के माध्यम से लेंगे या फिर वो बीमारी हमें पहले हुई है लेकिन अब उस बीमारी के लिए हमारी बॉडी ने क्या बना लिया, एंटीबॉडीज़ बनानी शुरू कर दी है, तो अब दोबारा जब उसके जो पैथोजन है वो हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो अब हमारी बॉडी क्योंकि उसको रिकॉग्नाइज कर चुकी है, ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं उसको पैथोजन स्पेसिफिक, ठीक है। अगर चिकन पॉक्स का वायरस है तो अगर मुझे चिकन पॉक्स हो रहे हैं और पहली बार जब मुझे चिकन पॉक्स हुए तो मेरी बॉडी ने चिकन पॉक्स के लिए क्या बना लिया, एंटीबॉडीज़ बना ली हैं, ठीक है। तो अब क्या करेगा, अब नेक्स्ट टाइम जब चिकन पॉक्स जो है वो मेरी बॉडी में एंटर करेगा तो मेरी बॉडी ऑलरेडी उसको रिकॉग्नाइज कर लेगी और उसके लिए क्या बनाना शुरू कर देगी, एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देगी, ठीक है, इसीलिए क्या होती है आपकी पैथोजन स्पेसिफिक होती है। पोलियो है तो पोलियो के लिए ही काम करेगा, चिकन पॉक्स है तो चिकन पॉक्स के लिए ही काम करेगा, ठीक है। दूसरा कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी का मतलब कि फर्स्ट टाइम जब इन्फेक्शन हुआ होगा तो उसको बॉडी ने याद रखा, ठीक है, कि हाँ भाई जब पहली बार ये आया था तो इसके लिए इस ऐसे काम करना है, तो वो हमेशा, अब वो चाहे 5 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, 15 साल बाद आए, आपकी बॉडी उसको क्या कर लेगी, रिकॉग्नाइज कर लेगी और उसके लिए एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। जनरली क्या होता है फर्स्ट टाइम में बॉडी नहीं कर पाती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम एंटर होता है तो बॉडी को टाइम लगता है उसको समझने में, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। यही इन्नेट इम्यूनिटी में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जो अभी हमने बोला कि जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो कैसी आपकी इनबिल्ट है, बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट है। तो इन्नेट इम्यूनिटी की जैसे हम बात करें तो इसमें क्या है, फिर सबसे पहले तो आ गया फिजिकल बैरियर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, हालांकि यहाँ पर देखिए मैं चाह रहा हूँ, वन फिजिकल बैरियर, दूसरा आ जाता है आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर, तीसरा आ जाता है आपका सेलुलर बैरियर और चौथा क्या आ जाता है आपका साइटोकाइन बैरियर, ठीक है। अब अगर मैं फिजिकल बैरियर की बात करूं, ठीक है, तो फिजिकल बैरियर क्या है आपका, जो स्किन है, स्किन क्या है, ये है आपका फिजिकल बैरियर, ठीक है, क्योंकि ये क्या, स्किन एक ऐसी चीज़ है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को बॉडी में जाने नहीं देती है, ठीक है, इसकी एंट्री को रोक देती है, ठीक है। दूसरा आ जाता है आपका म्यूकस। अब म्यूकस म्यूकस क्या करता है, उस चीज़ को ट्रैप कर लेता है, जैसे नाक है, नाक में हमारा क्या रहता है, चिपचिपा पदार्थ भरा रहता है जिसको हम बोलते हैं म्यूकस। तो जब हम सांस लेते हैं तो उस एयर के साथ क्या होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जैसे हमारी बॉडी में जा रहे हैं तो क्या करेंगे उस म्यूकस में, और जो नोज़ है उसके अंदर जो हेयर्स होते हैं उसमें क्या हो जाते हैं, ट्रैप होते हैं और वहीं फंस जाते हैं, ठीक है। तो ये एक लेवल का कैसा आपका फिजिकल बैरियर है, ठीक है, स्किन एंड म्यूकस, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, आपके जो माइक्रोब्स हैं उसको क्या कर देते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट्स में भी सेम चीज़ देखने को मिलती है हमें, ठीक है। अब आ जाता है फिजियोलॉजिकल बैरियर, तो सेकंड आ जाते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर में, ठीक है, फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में जैसे स्टमक एसिड, पेट का जो एसिड है, सलाइवा है, टीयर है, ये भी माइक्रोबियल ग्रोथ को क्या कर देते हैं, रोकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका सेलुलर बैरियर्स, ठीक है, एक लेवल और अंदर अगर हम चले जाएं तो सेलुलर बैरियर्स में क्या आ जाते हैं आपके, जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स का मतलब क्या हो गया आपका, WBC, ठीक है। सेलुलर लेवल में क्या हो गया आपकी, भाई सेल की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड में क्या होगी आपकी, RBC हो गई, WBC हो गई और प्लेटलेट्स होती है, ठीक है। RBC का इम्यूनिटी में रोल नहीं है, प्लेटलेट्स का भी इम्यूनिटी में रोल नहीं है, इम्यूनिटी में जो रोल है वो मेनली किसका, आपका WBC का, ठीक है। तो WBC में क्या होती है, कुछ टाइप की ल्यूकोसाइट्स होती हैं, ठीक है, ठीक है, कुछ ल्यूकोसाइट्स होती हैं और इनको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स को हम क्या बोलते हैं, ये जो ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट है इनको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, पॉलीमॉर्फो
क्या बोला हमने इसको? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ठीक है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ठीक है, यानी कि इसको हम बोलते हैं PMNL, ये नाम है इसका, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ठीक है। क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसका न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा क्या होता है, चेंज होता रहता है, ठीक है, मतलब अलग अलग होता है, चेंज होता रहता नहीं बोलूँगी मैं, अलग अलग होता है, ठीक है, सेल्स में एक जैसा नहीं होता, अलग अलग रहता है, इसी वजह से हम उसको ऐसा बोलते हैं, ठीक है, ठीक है ना। अब इसमें क्या आ जाती है आपकी मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल्स आ जाती है, ठीक है, मोनोसाइट्स आ जाती हैं इसमें और आपकी नेचुरल किलर सेल्स आ जाती है, ठीक है, ठीक है। और दूसरे आ जाते हैं आपके हाँ, ल्यूकोसाइट्स में आ गए आपके न्यूट्रोफिल्स, आ गए मोनोसाइट्स, आ गए दूसरे, आ गए आपके नेचुरल किलर सेल्स, और आ गए आपके मैक्रोफेजेस, ठीक है, मैक्रोफेजेस। अब मैक्रोफेजेस का मतलब ही क्या होता है? फेगोसाइटिक, ठीक है, मैक्रोफेजेस क्या होते हैं आपको? फेगोसाइटिक इन नेचर्स होते हैं, यानी कि ये क्या करेंगे, फेगोसाइट का मतलब क्या होता है? जो खा लेते हैं चीज़ों को, ठीक है, तो मैक्रोफेजेस क्या करते हैं? चीज़ों को खा लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर का मतलब हो गया वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट इंटरफेरॉन्स प्रोटेक्टिंग नॉन इन्फेक्टेड सेल्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है साइटोकाइन बैरियर में कि सपोज एक सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये 3 सेल सपोज, ठीक है, A B C ये सेल है। अब मान लो इस A सेल पर क्या हो गया, एक वायरस का अटैक हो गया है, ठीक है, वायरस का क्या हो गया? अटैक हो गया, तो ये जो A सेल है अब ये क्या हो गई? वायरस इन्फेक्टेड हो गई, तो ये ठीक है, ये क्या करेगी? कुछ सिक्रीशन स्टार्ट कर देगी, ठीक है, ये एक प्रोटीन बनाना शुरू कर देगी और वो प्रोटीन रिलीज करना स्टार्ट कर देगी, और उस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेरॉन। ये जो प्रोटीन है इस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेरॉन, ठीक है। कि ए सेल पर क्या हुआ? वायरस का अटैक हुआ, तो इस ए सेल ने क्या बनाया आपका? इंटरफेरॉन बना दिया, इंटरफेरॉन बनाया, ठीक है, ये इंटरफेरॉन बनाया। अब ये सेल ने इंटरफेरॉन बनाया, रिलीज करा, जिससे क्या हो गया? जिससे क्या हो गया? जो इसकी पास वाली सेल थी बी सेल और सी सेल, इनको पता चल गया कि भाई इस पे अटैक हो गया है, तो इन्होंने क्या कर दिया? इस इंटरफेरॉन को रिकॉग्नाइज कर लिया। कहने का मतलब है इस ए सेल ने जाते जाते इन दोनों को सूचना दे दी भाई कि भाई मेरे ऊपर तो अटैक हो गया, तुम लोग बच जाओ। तो इससे क्या होगा? बी और सी सेल को पता चल जाएगा कि ए सेल के ऊपर क्या हो गया? अटैक हो गया वायरस का, जिससे क्या होगा? जो बी और सी सेल है वो क्या करनी शुरू कर देंगे? एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देंगे उसके अगेंस्ट, ठीक है। तो इंटरफेरॉन बेसिकली क्या होते हैं? आपके एंटीवायरल प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो वायरस इन्फेक्टेड सेल होती है वो क्या करती है? इनको रिलीज करती है, ठीक है, और इससे क्या होता है? ताकि उसे पता चल जाए, ठीक है ना, ठीक है। तो अब अगर हम इसको देखें फिजिकल बैरियर फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करें तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। क्या बोलते हैं हम इसको? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलेंगे, ठीक है, डिफेंस का पहला लाइन होगा, ठीक है। और वहीं अगर मैं इसकी तरफ जाऊं तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर को हम क्या बोलते हैं? सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और ये क्या हो गई आपकी? सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। एक हो गई आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और दूसरी क्या हो जाती है आपकी? सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। ठीक है ना। अब हम इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की तरफ, ठीक है। अब हम किस में आ जाएंगे? एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, ठीक है। अब मैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या है आपकी जो पैथोजन, अब ये थोड़ा सा कह सकते हैं पैथोजन स्पेसिफिक होती है, क्योंकि वहां पर क्या था? अभी पैथोजन स्पेसिफिक नहीं था, नॉन स्पेसिफिक थी ना, यानी कि हर तरीके बैक्टीरिया वायरस के लिए वो काम कर रही थी, ठीक है। ये स्पेसिफिक होती है यानी कि पर्टिकुलर डिजीज के लिए, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये जन्मजात नहीं होती, ये हम लेते हैं,
ठीक है, ये अब वैक्सीन के माध्यम से, किसी भी माध्यम से हम लेते हैं इसको, इसलिए हम उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या है, पैथोजन स्पेसिफिक है। ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्सेस। ठीक है, तो अब कह सकते हैं इसमें दो तरीके के रिस्पॉन्स होते हैं। ठीक है, ठीक है ना, दो तरीके के रिस्पॉन्स है। एक है आपका प्राइमरी रिस्पॉन्स, ठीक है, दो तरीके का रिस्पॉन्स है इसमें, एक है आपका प्राइमरी रिस्पॉन्स और दूसरा क्या है आपका सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ठीक है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है ना, प्राइमरी रिस्पॉन्स में क्या होता है, जैसे कि कोई भी पैथोजन है वो फर्स्ट टाइम एंटर किया है हमारी बॉडी में। ठीक है, जो पैथोजन है वो कैसे एंटर किया है, पैथोजन एंटर्स फर्स्ट टाइम, पैथोजन पहली बार एंटर किया। अब जब पैथोजन फर्स्ट टाइम एंटर करेगा तो बॉडी हमारी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो कैसी होती है, लो इंटेंसिटी होती है, क्योंकि बॉडी हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई है ना, वो पहली बार हमारी बॉडी के अंदर गया, तो बॉडी को टाइम लग रहा है उसको पहचानने में, जानने में, उसके स्ट्रक्चर को समझने में, ये तय करने में कि मुझे किस तरीके से एंटीबॉडी बनानी पड़ेगी, कहाँ बनानी पड़ेगी, कितनी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जानने में, समझने में बॉडी को क्या लगता है, टाइम लगता है। ठीक है, इसीलिए जो उसकी इंटेंसिटी होती है कैसी हो जाती है, लो इंटेंसिटी होती है। ठीक है, लो इंटेंसिटी होती है, और कारण क्या है उसका, क्योंकि बॉडी उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती। ठीक है, ठीक है ना। अब आ जाता है आपका सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि अगर सेम पैथोजन दोबारा गया है, ठीक है, फर्स्ट टाइम था, बॉडी ने रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया ढंग से, इसीलिए उसकी इंटेंसिटी लो थी। सेकेंड टाइम पे क्या था कि ये पैथोजन दोबारा जब एंटर करेगा तो बॉडी क्या कर लेगी, उसको पहचान लेगी। ठीक है, सब्सिक्वेंट एनकाउंटर है ना, आगे सेम पैथोजन जो पहले एंटर किया था, कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद उसने दोबारा बॉडी में एंटर किया, तो अब बॉडी उसको क्या करती है, रिकॉग्नाइज कर लेती है। तो इसीलिए इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो कैसी होती है, हाई इंटेंसिटी होती है। कैसी इंटेंसिटी होती है इसकी, हाई इंटेंसिटी होती है। ठीक है, हाई इंटेंसिटी। ठीक है ना, अब हम आ जाते हैं इसमें थोड़ा और एक स्टेप आगे। अगर एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो अभी हमने कहा कि पैथोजन स्पेसिफिक है, दो तरीके से होते हैं, एक तो प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी में हमें अंतर पता चल गया है। ठीक है, प्राइमरी में क्या होगा, फर्स्ट एनकाउंटर है, सेकेंडरी में क्या है, सब्सिक्वेंट एनकाउंटर, यानी कि पहले जा चुकी है बॉडी में, अब दूसरी तीसरी बार जब आ रही है तब बॉडी उसको ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर लेती है। ठीक है, ठीक है, अब दूसरी चीज़ आ जाती है लिम्फोसाइट। ठीक है, अगर हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं तो हम उसमें लिम्फोसाइट की जरूर बात करेंगे। तो लिम्फोसाइट में क्या होता है, दो तरीके की लिम्फोसाइट प्रेजेंट होती है, एक होती है आपकी बी लिम्फोसाइट और दूसरी क्या होती है आपकी टी लिम्फोसाइट्स होती हैं। ठीक है, एक क्या हो गई आपकी बी लिम्फोसाइट और दूसरी क्या हो गई आपकी टी लिम्फोसाइट। ठीक है, अब बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ठीक है, इसमें तो सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, तो एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पर हम बना लेते हैं इसको। ठीक है, इससे मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर, लिम्फोसाइट है ना ये। ठीक है, तो इसमें दो हो गई लिम्फोसाइट आपकी, एक हो गई आपकी बी लिम्फोसाइट और एक हो गई आपकी टी लिम्फोसाइट। ठीक है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ठीक है, अब अगर मैं टी लिम्फोसाइट की बात करूँ तो इसमें अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं। ठीक है, इसमें आपकी टी हेल्पर सेल्स होती हैं। ठीक है, किलर टी सेल्स होती हैं, इसको हम लिख सकते हैं किलर टी सेल्स लिख लें, किलर टी सेल्स होती है। ठीक है, और आ जाती हैं इसमें मेमोरी टी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स आती हैं। ठीक है, और एक और होती है आपकी टी एस यानी कि सप्रेसर टी सेल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सप्रेसर टी सेल। ठीक है, चौथी कौन सी हो गई आपकी, सप्रेसर टी सेल। ठीक है, एक है आपकी टी हेल्पर सेल, टी एच मतलब टी हेल्पर सेल, दूसरी हो गई आपकी किलर टी सेल्स, तीसरी हो गई आपकी मेमोरी टी सेल्स, चौथी हो गई आपकी सप्रेसर टी सेल्स। तो ये चार तरीके की टी सेल्स होती हैं। ठीक है, अब इसमें जो मेन जो रोल है वो है आपका टी हेल्पर सेल्स का। ठीक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी टी हेल्पर सेल्स। ठीक है, दूसरा मैं बात कर रही हूँ बी लिम्फोसाइट की, तो अगर मैं बी लिम्फोसाइट की बात करूँ तो इसमें दो तरीके की सेल्स होती हैं। पहली होती है आपकी मेमोरी बीटा लिम्फोसाइट, मेमोरी, हाँ मेमोरी, सॉरी बी लिम्फोसाइट, बीटा कह रही हूँ सॉरी, मेमोरी बी लिम्फोसाइट। पहली हो गई आपकी कौन सी, मेमोरी बी लिम्फोसाइट।
ठीक है। और दूसरी होती है आपकी प्लाज्मा सेल्स। दूसरी कौन सी होती है आपकी? प्लाज्मा सेल्स। ठीक है। तो अब जो ये हेल्पर सेल्स होती है यही काम करती हैं, एक्चुअली इसका काम होता है एक्टिवेट करने का। ये क्या करती है जो हेल्पर सेल्स होती है, ये किलर टी सेल को भी एक्टिवेट करती है और यही क्या करती है, इन प्लाज्मा सेल्स को भी एक्टिवेट करती है। ठीक है, ठीक है। और जिस वजह से ये जो प्लाज्मा सेल्स जब एक्टिवेट हो जाती हैं तो ये क्या बनाती हैं, एंटीबॉडीज बनाती हैं। क्या बनाती हैं फिर ये? एंटीबॉडीज बनाती हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बी लिम्फोसाइट। ठीक है, क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनाती है। लेकिन ये एंटीबॉडीज बना तो नहीं है, लेकिन इसको एक्टिवेट कौन करेगा एंटीबॉडीज बनाने के लिए? इसको एक्टिवेट करती हैं आपकी टी हेल्पर सेल्स। ठीक है, ठीक है ना। इन प्लाज्मा सेल्स को एक्टिवेट करती हैं जिससे क्या बन जाती है आपकी एंटीबॉडीज बनती हैं। ठीक है, और यही टी हेल्पर सेल्स इन किलर सेल्स को भी एक्टिवेट करती है। ठीक है, तो इनका रोल दोनों जगह होता है आपका, सेल मीडिएट इम्यूनिटी में भी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी में भी। ठीक है, जहाँ पर सेल्स डायरेक्टली काम कर रही हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, उसमें टी हेल्पर सेल्स हैं, किलर सेल्स हैं, डायरेक्टली काम कर रही हैं, तो यहाँ पर ये कौन सी इम्यूनिटी हो जाएगी आपका? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हो जाएगी। लेकिन जहाँ पर एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, ठीक है। अब आ जाता है एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। द ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स इन्वॉल्व्स एंटीबॉडीज इन द ब्लड। ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन, tissue and blood group matching are essential. Immune suppressant are needed to prevent rejection due to cell mediated immune response. ठीक है, कहने का मतलब क्या हो गया कि जब भी कभी जो ट्रांसप्लांट होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट है या ग्राफ्टिंग होती है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो उस समय क्या करती हैं, इनका रोल रहता है, इसमें भी टी सेल्स का ही रोल है कि रिजेक्शन या कि नहीं, जो रिजेक्शन रहता है उसका, उसके लिए यही काम करती हैं आपकी। ठीक है, कोई ऑर्गन का रिजेक्शन है या जो ग्राफ्टिंग हो रही है उसका रिजेक्शन है, तो उसके लिए भी कौन काम करती है आपकी? टी सेल्स ही काम करती हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। तो अभी इसको यहीं पे रखें हम। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब जब अगली क्लास में मिलेंगे तो इसके आगे का चैप्टर हम पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, ठीक है ना। और अभी हमने फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की बात करी थी, तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी बोलते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले में हमने बोला था ना, इनेट इम्यूनिटी में आपका जो फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर को सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, एंड देन एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है इसको थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बोला जाता है। ठीक है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, इसको थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। ठीक है, चलिए, चलिए ठीक है बच्चों, अभी इसको यहीं पे रखते हैं। ठीक है, बाकी जब अगली क्लास में मिलेंगे तो इससे आगे का फिर हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए और ध्यान रखिए अपना।